करें स्टॉम के क्वेश्चन स्टार्ट, स्टॉम के क्वेश्चन कर देते हैं और इवनिंग में हम लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, हाईवे करेंगे, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस। ठीक है, स्टॉम के क्वेश्चन शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन पढ़ाने में, क्योंकि थोड़ा रिवीजन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग शायद आ चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग आ चुके थे। क्या हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया था, ट्रू स्ट्रेन के बारे में। हमने इतने दिनों में थोड़ा ट्रू स्ट्रेस, जो पहले का लेक्चर था, हमने ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में पढ़ा क्या होता है, और हमने ट्रू स्ट्रेन फाइंड करा था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया था, प्रिज्मेटिक बीम क्या होती है, अच्छी तरह से याद है मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है आपके, इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 0। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमारा एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है, हमारे यंग मॉड्यूलस को अगर बात करें तो एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है जो कि इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है। अगर मैं आपसे सिंपल सा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पूछता हूं, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देखो ध्यान से देखना, हमारा यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो है वो है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं ये यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता कहां से है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता कहां से, तो आप सिंपल सा बोलोगे कि सर यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका स्लोप होता है। जो भी हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है, सर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है उस पर जो आप स्लोप लोगे, स्लोप ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्लोप ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ रहा है, अगर उस कर्व पे हम कोई भी स्लोप लेते हैं, उस कर्व पर हम कोई भी स्लोप लेते हैं, तो उसको हम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं स्लोप का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे ना तो वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल। समझ रहे हो मेरी बात, ध्यान से देखना भाई। स्लोप का मतलब होता है किसी भी एक एंगल पर, अगर हम एक बात करें स्लोप की, तो स्लोप का होता है एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल पर है, उसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब जब मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी, तो उसमें हमने डिस्कस करा था, क्या डिस्कस करा था हमने उसमें, हमने बहुत सारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े थे। अगर क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये तो आपको पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन आपको आपको दिखाता हूं, इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 0, द मटेरियल इज सेड टू बी। अगर किसी भी मटेरियल का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका 0 है, देखो अगर सबसे पहले मैं आपको बात करूं, मैंने आपको बहुत सारे कर्व बताए थे। देखो ये क्या है, स्ट्रेन, और एक्स वाई पर क्या आपका स्ट्रेस। मैंने आपको बहुत सारे कर्व्स बताए थे। देखो अगर इनके बीच में एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम इस मटेरियल को क्या बोलते हैं, लीनियर इलास्टिक। आपको प्लीज ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या इसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा? हाँ, देखो ये कर्व जा रहा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, दैट मींस आपका स्लोप दिख रहा है। इस टाइप का अगर किसी भी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक स्ट्रेट लाइन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल। अब आप ध्यान से देखना, अब जैसे मेरा स्टील है, अगर मेरा स्टील है, स्टील क्या है, स्टील में क्या होती है, इलास्टिसिटी भी होती है, स्टील में आपकी इलास्टिसिटी भी होती है और प्लास्टिसिटी भी होती है। प्लीज आप ध्यान से देखना, स्टील में आपकी इलास्टिसिटी भी होती है, स्टील में आपकी प्लास्टिसिटी भी होती है, स्टील में दोनों होता है। तो स्टील का जो कर्व जाता है वो इस तरीके से जाता है भाई, स्टील में इलास्टिसिटी भी है, स्टील में प्लास्टिसिटी भी है। अगर मैं बोलूं ये मैंने किस मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, तो आप बोलोगे सर इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक। प्लीज आप ध्यान से देखना, अगर इस तरीके का कर्व आपको दिखता है, तो ये इस तरीके का कर्व आपको क्या बोलोगे, इलास्टोप्लास्टिक। आप ध्यान से देखना भाई, स्लोप का मतलब इसने इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 0, दैट मींस आपको देखना है कि जो भी कर्व जा रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जा रहा है, कभी भी स्लोप 0 कब होगी भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर मैं बोलूं कि लाइन है, इसकी स्लोप क्या है, आप बोलोगे सर इसकी कोई स्लोप नहीं है, इसकी स्लोप 0 है। अब आप ध्यान से देखना, अगर अब मैं आपसे बात करूं, देखो आपके अब दो मटेरियल बने, अब मैं आपसे बात करूं परफेक्टली प्लास्टिक। अगर आपके पास एक मटेरियल है कौन सा, परफेक्टली प्लास्टिक,
तो परफेक्टली प्लास्टिक, देखो ध्यान से, ये आपका स्ट्रेन है, ये आपका स्ट्रेस है। अगर मैं आपसे परफेक्टली इलास्टिक के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करूं तो परफेक्टली इलास्टिक कर्व इस तरीके से आता है। दैट मींस इसमें ओनली प्लास्टिसिटी होगी। देखो इसमें अगर हम बात करते हैं व्हाट इज लीनियर इलास्टिक, जिसमें बस इलास्टिसिटी हो। अब ध्यान से देखना प्लीज, मेरी बात आप ध्यान से देखना भाई। क्या होता है, जो हमारा यील्ड स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेस के बाद हमें प्लास्टिसिटी मिलती है भाई। यील्ड स्ट्रेस देखो यार, प्लीज बात ध्यान से देखना। हमने जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था सबसे पहली यूनिट में, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिर क्या आता है आपका इलास्टिक लिमिट आता है। इलास्टिक लिमिट के क्या बाद आता है, यील्ड पॉइंट आता है, यील्ड स्ट्रेस आता है। यील्ड स्ट्रेस के बाद क्या आता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस आता है, और अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद आपका ब्रेकिंग होता है। देखो बच्चा आप सरकारी की तैयारी कर रहे हो, जिसमें मैं तो आपको डिटेल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूं ताकि क्वेश्चंस, अगर आपने सॉम को बहुत लंबे समय से नहीं पढ़ा तो भी आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूंगा। भाई हमारा लीनियर स्ट्रेंथ का मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, उसमें कभी भी प्लास्टिसिटी नहीं होगी। स्टील हमारा इलास्टोप्लास्टिक है, तो देखने इसमें इलास्टिसिटी भी होगी, उसमें प्लास्टिसिटी भी होगी। देखो आप देखो ना, यहां से लेकर इलास्टिसिटी आ रही है, यहां से लेकर प्लास्टिसिटी आ रही है। अब अगर कोई ऐसा मटेरियल है परफेक्टली प्लास्टिक, अगर मैं आपसे बोलूं परफेक्टली प्लास्टिक में इलास्टिसिटी तो होगी नहीं, तो देखो इसका कर्व कुछ इस तरीके से जाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे एक और केस लूं, परफेक्टली रिजिड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, ओनली स्ट्रेस होता है, क्योंकि रिजिड में क्या होगा, देखो प्लीज मेरी बात ध्यान से देखना। ये चार कर्व ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त आते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया एक ऐसा मटेरियल जो लीनियर इलास्टिक है, देखो उसके अंदर इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी नहीं है। सेकंड हमने देखा इलास्टोप्लास्टिक, जिसके अंदर इलास्टिसिटी भी है, जिसके अंदर प्लास्टिसिटी भी है। थर्ड हमने देखा कौन सा, परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक जिसके अंदर इलास्टिसिटी तो नहीं है, बस ओनली प्लास्टिसिटी है। जैसे हम बोले प्लास्टिक्स, आपके प्लास्टिक्स जो होते हैं वो एकदम से टूट जाए, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं परफेक्टली रिजिड में क्या होता है, ये वाई एक्सिस, ये कर्व बनता है जिसमें ओनली स्ट्रेस होता है। रिजिड क्या है, जिसके अंदर कुछ भी इलोंगेशन ना हो। कोई भी रिजिड मटेरियल होगा, कोई भी अगर रिजिड मटेरियल होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कोई भी इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या डेवलप होता है, ओनली स्ट्रेस डेवलप होता है। ये 4, दैट मींस इसमें बस ओनली स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेन 0 होता है। स्ट्रेन क्या रहता है आपका 0। अब आप ध्यान से देखो 4। अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे क्या बोला, स्लोप मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी कब 0 होगा, जब आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कोई भी स्लोप नहीं होगी। और कभी भी स्लोप क्यों नहीं होगी, जब आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगा, जब आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। अच्छे समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। जब आपको, अगर आप देखोगे तो इस केस में आपको, दैट मींस इस केस में स्लोप क्या है, 0। इस केस में अगर स्लोप 0 है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्लोप ही होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या हो जाएगी यहां पे आपकी 0। तो अगर हम बात करें परफेक्टली प्लास्टिक, पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है, परफेक्टली प्लास्टिक लिखना चाहिए इनको। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए स्लोप 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, और अगर स्लोप 0 है तो हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 0 है। इसको लिख लो यार, ये आपके, देखो मैं आपकी चीज बता देता हूं, जो भी हमारे क्वेश्चंस वाले लेक्चर्स होते हैं उसका रजिस्टर आप अलग बनाओगे। जो भी हमारे स्लोप वाले जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका रजिस्टर आपको अलग बनाना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। इसको आप लिख लो यार। ये तो हमने लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ, थोड़ा पानी देता हूं। ये हमने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ, फिर आपको यहां पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। The compressibility of a material is proportional to, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने एक टर्म पढ़ी थी सबसे पहले भाई, हमने, अगर मैं आपसे बोलूं आपने कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े, तो आप बोलोगे सर एक इलास्टिक कांस्टेंट आपने पढ़ा है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और कौन सा पढ़ा है सर पॉइजन्स रेशियो, और कौन सा पढ़ा है सर बल्क मॉडुलस, और कौन सा पढ़ा है सर शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस G से रिप्रेजेंट होता है, N से भी रिप्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि हमने कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े जो कि मटेरियल की इलास्टिसिटी को डिफाइन करेगा या उसके डिफॉर्मेशन को डिफाइन करेगा, जितने भी कांस्टेंट है ये डिफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं, कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको डिफाइन करते हैं। तो देखो फर्स्ट हमने पढ़ा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड पढ़ा हमने पॉइजन्स रेशियो, थर्ड पढ़ा हमने बल्क मॉडुलस, और फोर्थ पढ़ा हमने
आपका शेयर मॉड्यूलस जी से भी रिप्रेजेंट होता है और आपका एन से भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछूं, इन्होंने कंप्रेसिबिलिटी को पूछा है, कंप्रेसिबिलिटी किससे डिफाइन होती है? देखो अगर मैं इन चारों इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में आपसे पूछूं तो आप सबसे पहले मुझे बताओ ये बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? अगर मैं आपसे पूछूं कि बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, कि सर जितना प्रेशर लगा है किसी भी मटेरियल के ऊपर, अगर प्रेशर लगा है तो उसके अंदर कितना वॉल्यूमेट्रिक, कितना वॉल्यूम चेंज होगा। भाई अगर मान लो आपके पास एक क्यूब है, ये क्यूब है आपके पास, इस क्यूब पर अगर आपने प्रेशर लगाया, इसको हर तरफ से अगर आपने प्रेशर लगाया तो इसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, ये हमारा डिफाइन कर, मतलब अगर प्रेशर किसी भी मटेरियल के ऊपर लगा हुआ है चारों हर डायरेक्शन से, तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम चेंज होगा उसको हमारा कौन डिफाइन करता है? उसको हमारा डिफाइन करता है बल्क मॉड्यूलस। और आपको ध्यान होगा बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मींस बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। व्हाट इज बीटा? कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉड्यूलस कंप्रेसिबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। व्हाट इज बीटा? बल्क मॉड्यूलस। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो प्लीज ध्यान से देखना, इन चारों में जो वॉल्यूम का, देखो कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या है? मटेरियल आपका कंप्रेस हो रहा है, मटेरियल आपका कंप्रेस हो रहा है। देखो ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। यहां पर इसने कंप्रेस के बारे में पूछा तो हम सबसे पहले किस पर गए? बल्क मॉड्यूलस पर, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस पूरे वॉल्यूम को चेंज दिखाता है। बल्क मॉड्यूलस ऐसे इलास्टिक कांस्टेंट है जो चारों के जो मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करेगा, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट इज बीटा? कंप्रेसिबिलिटी। प्लीज ध्यान से देखना, आपको चीजें ध्यान से देखनी पड़ेगी, सॉल्व में क्वेश्चन इजी नहीं होते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है। जब हम अपना स्टेज 1 में प्री प्लस मेंस के पढ़ रहे थे तो सॉम के लिए जब मैंने ये चारों इलास्टिक कांस्टेंट आपको बताए थे तो इन इलास्टिक कांस्टेंट में मैंने आपको कुछ रिलेशनशिप बताए थे। लाइक ये जो चारों होते हैं ना, ई, पॉइसन रेशियो, बल्क मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस, इन चारों के कुछ रेशियो होते हैं। क्या क्या? लाइक E इज इक्वल्स टू 2G1 प्लस म्यू। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। व्हाट इज E? यंग्स मॉड्यूलस। ये सारे अपन ने ड्राइव भी करे थे, हमने डेरिवेशन इससे ड्राइव करा था कि किस तरीके से चारों रिलेशनशिप बनते हैं। तो E यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ शियर मॉड्यूलस ब्रैकेट में 1 प्लस पॉइसन रेशियो। क्या ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ सर। इवन इन रिलेशनशिप से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन रिलेशनशिप से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और हमने कौन सा रिलेशनशिप पढ़ा था? अगर मैं आपसे एक और रिलेशनशिप पूछूं तो आपने और कौन सा पढ़ा था? E इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस 1 माइनस 2 म्यू। अब आप ध्यान से देखना, 1 माइनस 2 म्यू। ये दो हमने और भी रिलेशनशिप पढ़े हैं, बट इस जगह इनमें से कुछ काम आएगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और पॉइसन रेशियो में इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है? इन तीनों रिलेशन होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस ब्रैकेट में 1 माइनस 2। अब आप ध्यान से देखना, यहां पर देखो ये क्या है? k। यहां से k ले लो, k यहां से क्या आएगा? देखो k यहां से क्या आएगा? बल्क मॉड्यूलस क्या आएगा? E अपॉन, देखो k यहां से क्या है? E अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू आएगा नहीं आएगा? अब आप क्या करो, ये जो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला k इज इक्वल टू भाई बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। अब आप k की जगह वाली वैल्यू पुट कर दो। ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। दैट मींस k की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं क्योंकि यहां से मेरा k निकल के क्या आ रहा है? E अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। ये इज इक्वल टू k की वैल्यू है, मतलब बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू है। सिंपल से बनना है, सारा रिलेशनशिप आपको पता है। अगर आप सरकारी की तैयारी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमने प्री प्लस में डिस्कस कर लिया पहले। ठीक है, और यहां पर ये हमारे पास ओनली क्वेश्चन सेशन है जिसमें मैं आपको 100% तो नहीं पढ़ा सकता, बट थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा सकता हूं। जैसे थोड़ा थोड़ा मैंने रिवाइज कराया, अब मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको डायरेक्टली लिख देता, बट नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, k की वैल्यू आप पुट कर दो, ये E, ध्यान से देखना, E अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। अब इसमें क्या पूछा? डायरेक्ट कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी को हमें ऊपर लाना पड़ेगा। इसको उल्टा कर दो, तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा? जगह नहीं बची, इधर लिख देते हैं। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो देखो क्या बनेगा? बीटा, मतलब आपका कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल, ऊपर ले जाओ इसको, 3 अपॉन 1 माइनस 2 म्यू, तो आपका ऊपर आ जाएगा, है ना? इसको हमने उल्टा कर दिया और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? E। अब अभी लास्ट में ध्यान रखना, देखो इसको मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि इसने डायरेक्ट कंप्रेसिबिलिटी पूछा है। इनवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पूछा होता तो मैं डायरेक्ट ये रिलेशन नहीं पूछ लेता इसने, क्योंकि ये जो हमारा बीटा, ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी, बीटा या बी जो होता है ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर इसने आपसे इनवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी नहीं पूछा, कंप्रेसिबिलिटी पूछा है, और कंप्रेसिबिलिटी के लिए मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब देखो बीटा
पॉइजन रेशियो से कैसे रिलेटेड है? अब देखो दो चीजें, बीटा आपका म्यू से कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे है? रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन देखो, आपको ध्यान रखना है, देखो मैं फिर लिख रहा हूं कि यहां पर फाइनली जो आपका बीटा था वो म्यू बाय ई। अब आप ऑप्शन देख लो, आपको ऑप्शन देखो, अब आपके सामने ऑप्शंस हैं चारों के चारों। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि इसने प्रोपोर्शनल पूछा है, इज प्रोपोर्शनल टू। आप ध्यान से देखना, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब अगर आप ऐसे ही बताओ, ये जो म्यू वाली टर्म है क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी? नहीं, ध्यान से देखना। बीटा इज इक्वल टू क्या था? 1 माइनस 2 म्यू अपॉन में ई था, और ये ऊपर आपका 3 आ गया था। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बना था आपका कंप्रेसिबिलिटी का, 3 1 माइनस क्यू म्यू। क्या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं भाई साहब, ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस क्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर हम देखें प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या ये डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या ये डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का प्रोपोर्शनल है? नहीं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम देखें तो आपका 1 माइनस क्यू क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मतलब म्यू आपका क्या अलग से आ रहा है? नहीं जी, म्यू आपका अलग से नहीं आ रहा, वो एक रिलेशनशिप में आ रहा है, लाइक 1 माइनस क्यू म्यू। अगर हम बात करते हैं क्या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं, डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है, रेसिप्रोकल ऑफ ई। बिल्कुल सही आंसर है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बच्चा इसको देख के बहुत कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो आपका कंप्रेसिबिलिटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ ई होता है। देखो ना, रेसिप्रोकल ऑफ ई मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम ध्यान से देखें तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ ई। रेसिप्रोकल ऑफ ई का मतलब क्या होता है? अगर हम बोले, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है यार, लगता है छोटा है। बीटा इज रेसिप्रोकल, समझ रहे हो मेरी बात? ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इन क्वेश्चंस को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बीटा आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहां पर क्या लिखा है? रेसिप्रोकल ऑफ ई। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। नॉचेड बार टेस्ट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ। देखो इसने एक चीज लिखी, नॉचेड, नॉच। ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हमारे नॉच बनते हैं? देखो मैं आपको बताता हूं, एक सैंपल होता है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक सैंपल होता है, एक टेस्ट का नाम क्या है? चारपी आइजोड टेस्ट। अगर आपको चारपी आइजोड, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने, अगर मैं आपसे पूछूं चारपी आइजोड टेस्ट करता क्या है? दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द टेस्ट यूज्ड फॉर द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ मटेरियल। इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ मटेरियल क्या होता है? टफनेस ऑफ मटेरियल। आपको मटेरियल की इंपैक्ट वैल्यू देगा। इंपैक्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? टफनेस। इंपैक्ट वैल्यू का मतलब क्या आपका? टफनेस। चारपी आपका मटेरियल का टफनेस देता है, क्योंकि इंपैक्ट, अगर कभी भी किसी मटेरियल पर इंपैक्ट लोड लगेगा, अगर किसी भी मटेरियल पर इंपैक्ट लोड लगेगा तो मटेरियल को जो बचाती है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? टफनेस। प्लीज आप ध्यान से देखिए, मटेरियल पर अगर कोई भी एकदम से, जैसे इंपैक्ट लोड के साथ है ये इंपैक्ट लोड है, अब मैं यूं धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, ये ग्रेजुअल लोड है। कोई लोड धीरे धीरे लगा, ये ग्रेजुअल लोड है, और कोई लोड एकदम से ऐसे लग गया, ये इंपैक्ट लोड है। और यहां पर जो है हाथ की प्रॉपर्टी, जो मेरे हाथ को बचा रही है, वो टफनेस है। मतलब समझ रहे हो, किसी भी मटेरियल पे अगर आप एकदम से लोड लगाओगे, इंपैक्ट लोड लगाओगे, तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी उसको बचाती है कि उसके अंदर फेलियर ना हो जाए, उसके अंदर आपका फेलियर ना हो जाए, डिफॉर्मेशन ना जाए, तो वो मटेरियल की टफनेस बचाती है। अब आप ध्यान से देखना, चारपी आइजोड टेस्ट में क्या होता है? हैमर होता है, एक ऐसा हैमर होता है, और हम एक नीचे सैंपल को फंसा देते हैं। तो फिर क्या होता है? जैसे हम इसका इंपैक्ट टेस्ट, ये हैमर एकदम से छोड़ा जाता है और इस सैंपल को तोड़कर निकल जाता है। तो चारपी आइजोड टेस्ट में डायरेक्ट टफनेस की वैल्यू नहीं आती, इसमें आती है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन जूल्स। क्या होता है? एक हैमर होता है, उस हैमर को इस तरीके से लूज करके छोड़ा जाता है, ये इस तरीके से पेंडुलम की तरह इस तरीके से छोड़ा जाता है। मेरा हाथ दिख रहा है आपको? ये छोड़ा गया, और ये फिर क्या करता है? फिर एकदम से सैंपल से टकराता है। सैंपल से जब ये हथौड़ा, एक हैमर जब सैंपल से टकराता है, तो सैंपल अपने अंदर एक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है टूटने से पहले। अभी इस पर देखो एकदम से लोड लगा, तो ये कौन सा लोड है? ये इंपैक्ट लोड है। ये कौन सा लोड है? इंपैक्ट लोड है। एकदम से लग रहा है, हम फ्री करके हैमर को छोड़ देते हैं, और ये जो सैंपल होता है, इस सैंपल को तोड़ते हुए निकल जाता है।
सैंपल टूटने से पहले अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। दैट मींस 4p आइसो टेस्ट में जो आपको वैल्यू मिलती है वो एनर्जी की मिलती है, उसमें डायरेक्ट टफनेस नहीं आती। अब क्या होता है, 4p के ऊपर एक ग्राफ लगा होता है, इसी से बीच में एनर्जी एंड 4p टेस्ट को जब आप कंडक्ट करते हो तो उसके लिए आपको एक ग्राफ चाहिए होता है। इस ग्राफ में किसकी वैल्यू होती है, एनर्जी की एंड टफनेस की। दैट मींस जब आप 4p टेस्ट करते हो तो वो डायरेक्ट आपको टफनेस नहीं बताता। 4p टेस्ट जब हम कंडक्ट करते हैं तो वो आपको डायरेक्ट टफनेस नहीं बताता, वो आपको एनर्जी बताता है। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई टूटने से पहले, बट जब उसमें टकराया उसने अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो ग्राफ की हेल्प से हम टफनेस देखते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा। सबसे पहले आपको दो चीजें, जब हम 4p की बात करते हैं, अभी हमने 4p के बारे में, देखो 4p आइसोटोप के बारे में हमने क्या पढ़ा, आपका ऐसा टेस्ट है जिसमें हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी को हम लोग टफनेस से रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यहां पर दो चीजें लिखी हुई, एक लिखा हुआ 4p और एक लिखा हुआ आइसोड। एक्चुअली ये 4p आइसोड अलग अलग टेस्ट होते हैं। कैसे, इसके जो सैंपल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, 4p का सैंपल हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। 4p का सैंपल हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, प्लीज ध्यान से देखना। 4p का जो सैंपल होगा वो हमेशा क्या होता है, 4p और आइसोड, देखो ये दोनों एक साथ नाम लिखे आते हैं बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। 4p में हमेशा जो सैंपल हम पहली बात तो देखो, ये नॉच बन गया ना, ये ओपनिंग टाइप बन गया ना, प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको करने के लिए जरूरी है कि आपने यहाँ पे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हुई हो या आपके टीचर ने आपको कराई हुई हो। इस सैंपल की साइज क्या होती है, 55 mm इंटू 10 mm इंटू 10 mm। और याद रखना 4p में जब भी आप सैंपल रखेंगे, मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे ये लो, जैसे ये मार्कर लो, ठीक है, देखो ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यार ये वाले मार्कर यूज करे हुए कितने दिन हो गए ना, बहुत दिन हो गए मार्कर को यूज नहीं करा। ठीक है, जैसे आपको मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, ध्यान से देखना। 4p में डिफरेंस क्या है, 4p और आइसोड में बहुत डिफरेंस है। अगर मान लो हैमर इस तरीके से यहां से जाएगा, देखो ये हमने सैंपल, एक जगह होती है नीचे, एक जगह होती है, वहां पर हमने सैंपल को फंसा दिया। 4p में जब हैमर आएगा, देखो हैमर क्या आएगा, हैमर इस तरीके से आएगा और इसको तोड़ते हुए निकल जाएगा। 4p में जिस जगह फोर्स लगता है, नॉच हमेशा उसकी अपोजिट साइड में होता है। कहने का मतलब है, जैसे ये सैंपल है तो हमारा देखो ये सर्कुलर, जैसे ये सैंपल है आपका 55 mm इंटू 10 mm इंटू 10 mm, एक रेक्टेंगुलर बार है आपके पास। तो मान लो ये हथौड़ा में छोड़ूंगा, ये हथौड़ा जो मैं छोड़ूंगा, ये हथौड़ा कभी भी नॉच, अब अगर हथौड़ा इस साइड लगा तो नॉच हमेशा इस साइड होगा। एक और डिफरेंस क्या है 4p और आइसोड में, 4p और आइसोड में डिफरेंस क्या है कि नॉच हमेशा जिस जगह फोर्स लगता है ना, नॉच हमेशा उसकी दूसरी साइड में होता है। दैट मींस अगर मान लो हमने सैंपल को फंसाया और ये हमने हथौड़ा छोड़ा, जब ये हथौड़ा इसको तोड़ेगा तो नॉच हमेशा इसकी दूसरी साइड में होगा। एक डिफरेंस तो आपका ये। वहीं पर मैं आइसोड की बात करता हूं, आइसोड का सैंपल इस तरीके से होता है, आइसोड का सैंपल हमेशा वर्टिकल होता है। ये बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं, इनको पढ़ने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है, 4p and आइसो टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इंपैक्ट वैल्यू और टफनेस ऑफ मटेरियल। इंपैक्ट वैल्यू से हम क्या निकाल लेंगे, हम मटेरियल की टफनेस को डिटरमाइन कर लेते हैं इंपैक्ट वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 4p में जो सैंपल होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल रखा जाता है और आइसोड में जो सैंपल रखा जाता है वो आपका वर्टिकल रखा जाता है। और इसका साइज क्या होता है 75 mm इंटू 10 mm इंटू 10 mm। अब क्या होता है, ये सैंपल यूज होता है फॉर आइसोड और ये वाला सैंपल किसके यूज होता है आपका 4p। ये आप लिख लेना, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। ये वाला सैंपल आपके यूज होता है आइसोड की और ये वाला सैंपल आपके किसके यूज होता है फॉर 4p। प्लीज ध्यान से देखना प्लीज। हमेशा 4p में फोर्स, जैसे फोर्स लगा, ये हमेशा उसकी दूसरी साइड, जिस साइड भी नॉच होगा उसके दूसरी साइड लगता है। और अगर हम आइसोड की बात करें तो आइसोड में जिस साइड नॉच होता है फोर्स हमेशा उस साइड लगता है, जिस साइड नॉच होता है फोर्स हमेशा उस साइड ही लगता है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस इसका, 4p में जो नॉच होता है वो यू शेप का, दिस इज यू शेप, दिस इज यू शेप। और आइसोड में जो नॉच होता है ये होता है वी शेप का। देखो ये एक डिफरेंसेस हैं। अब आप इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन पता लग जाएगा। अभी मैंने ये पढ़ा दिया ना, अभी आप देखते हैं ना, हमने क्या पढ़ा, 4p से इंपैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करती है। इंपैक्ट वैल्यू हमें टफनेस पर आता है, बट 4p जब हम कंडक्ट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है जूल्स में, एनर्जी इन जूल्स, और जूल्स को हम टफनेस से रिलेट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एनर्जी और टफनेस का ग्राफ होता है।
बट बात क्या होती है, ये टेस्ट पूरा इसका नाम होता है 4p और आइजोड टेस्ट। 4p में सैंपल हॉरिजॉन्टल होता है, 4p में जो नॉच होती है वो यू शेप होती है, और जो फोर्स लगता है हमेशा यू शेप, जो नॉच होता है उसके अपोजिट साइड लगता है। वहीं पर अगर हम आइजोड की बात करें तो आइजोड का सैंपल वर्टिकल होता है, और जो नॉच होता है, जो ओपनिंग होती है वो वी शेप की होती है, और फोर्स हमेशा इसी साइड पे लगता है। पहले तो आप इसको लिख लो, लिखो इसको, लिखो पूरा, मैं मिटाने वाला हूं, आप पूरा लिख लो इसको, उसके बाद ये क्वेश्चन चालू होगा। बोलते बोलते प्यास लगने लगा यार। ठीक है, अब मैं इन सबको मिटा रहा हूं, क्वेश्चन देख लो। नॉचेड बार, चाहे 4p हो चाहे आइजोड, दोनों में हम रेक्टेंगुलर बार यूज करते हैं। एक में हम छोटी करते हैं 55 × 10 × 10 की, और दूसरे में हम क्या करते हैं 75 × 10 × 10। is that are frequency used for the testing of toughness, that means impact strength of material। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर मैं सब कुछ समझा दूं, और अगर ये समझाऊंगा नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि 4p आइजोड टेस्ट, 4p आइजोड बहुत तरीके से आ सकता है। अगर हम बात करें 4p आइजोड की, तो 4p आइजोड बहुत तरीके से आ सकता है ना। बट इसने 4p आइजोड को नहीं लिखा, इसने लिखा नॉचेड बार। जो नॉचेड बार होती है वो 4p में ही यूज होती है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 4p और आइजोड में क्या डिफरेंस है? 4p में हॉरिजॉन्टल होता है सैंपल, और आइजोड में वर्टिकल होता है। और क्या डिफरेंस है इसके बीच में? 4p में जो नॉच होता है हमेशा फोर्स उसके दूसरी साइड लगता है, और आइजोड में सेम साइड लगता है। तो ये थोड़े और क्या डिफरेंस है? 4p में जो नॉच होता है वो यू शेप का होता है, और आइजोड में जो नॉच होता है वो आपका वी शेप का होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आजकल एग्जाम्स बहुत खतरनाक आ रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इन द क्रीप टेस्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द स्पेसिमेन। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, इसने पूछा है कि जो क्रीप टेस्ट होता है, इन द क्रीप टेस्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द सैंपल। स्पेसिमेन मतलब सैंपल। क्रीप होता क्या है? समय के साथ at the same load and different temperature आपका मटेरियल के अंदर क्या होता है? डिफॉर्मेशन। हमने पिछले लेक्चर में होमोलोगस पढ़ा था। होमोलोगस टेम्परेचर कैसा होता है? जिस पर क्रीप आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो क्रीप क्या होता है? मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन, एट वेरी डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो क्या होता है? क्रीप टेस्ट क्या होता है? हम मटेरियल का क्रीप टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि कितने डिफरेंट टेम्परेचर। मान लीजिए इस तरीके से टेस्ट होता है, ये इस तरीके से एक सैंपल होता है जो एक मशीन के अंदर, मतलब मैंने आपको बहुत रफ सा बनाया है ये। अब ये वाला जो है, ये आपका टेम्परेचर चेंज होगा, और हम इसमें क्या करते हैं? टेंसाइल लोड लगा देते हैं। ये टेंसाइल लोड जो इसकी असेंबली पास वाली, ये टेम्परेचर प्रोवाइड करेगी, और ये मेंबर है जिस पर हम टेस्ट करेंगे, और इस पर हम टेंसाइल लोड लगा देते हैं, और अलग अलग टेम्परेचर पर ये देखते हैं कि मेंबर के अंदर, क्योंकि लोड ये हमेशा जो पी लोड लगाया ना मैंने, टेंसाइल लोड, ये आपका होता है कांस्टेंट लोड। ये आपका कौन सा लोड है? कांस्टेंट लोड। तो हम जब हम ये देखते हैं मटेरियल की क्रीप प्रॉपर्टी, हम मटेरियल पे क्या करते हैं? एक कांस्टेंट लोड लगा देते हैं, और कौन सा लोड होता है वो एक टेंसाइल लोड होता है। क्रीप टेस्ट भी जब भी हम करते हैं तो वो एक टेंसाइल लोड होता है, यूनिएक्सियल मतलब सेंटर पर, एक्सिस पर। व्हाट इज यूनिएक्सियल? जो सेंटर पर लगता है। व्हाट इज यूनिएक्सियल? जो आपका सेंटर पर लगता है। हम सेंटर पर क्या करेंगे? एक ऐसा लोड लगा देंगे, हम सेंटर पर एक ऐसा लोड लगा देंगे जो कांस्टेंट होगा, और इस असेंबली जो एक मशीन लगा देंगे, एक छोटी सी मशीन होती है जिससे टेम्परेचर प्रोवाइड होता है। तो टेम्परेचर इसका देखो, ये टेम्परेचर हम चेंज करते रहेंगे, लोड आपका कांस्टेंट है। और अब इस क्वेश्चन में इसने पता क्या पूछा है कि जब हम क्रीप टेस्ट करते हैं तो कौन सा लोड लगाते हैं? हम भैया टेंसाइल लोड लगाते हैं। ना हम कंप्रेशन लगाते हैं, ना हम कंप्रेशन और टेंशन लगाते हैं। ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस नहीं। ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है? कभी टेंशन कभी कंप्रेशन, कभी टेंशन कभी कंप्रेशन। व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस? कभी टेंशन कभी कंप्रेशन ना। क्रीप टेस्ट में हमेशा टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात? तो इसका आंसर क्या है कि क्रीप टेस्ट में कौन सा फोर्स लगाया जाता है? टेंसाइल, कांस्टेंट टेंसाइल लोड, और टेम्परेचर आपका चेंज होता है, और ये देखा जाता है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर मटेरियल के अंदर कितना स्ट्रेस आ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेस? किसी भी
के अंदर स्ट्रेस कब डेवलप होता है? अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस कब डेवलप होता है, तो अगर हम बात करें जब आप किसी भी मेंबर पर फोर्स लगाते हो, तब स्ट्रेस डेवलप होता है। आप मेरी बात ध्यान से देखना, ये एक मार्कर है, ये मेरा हाथ है, आप ध्यान से देखना, ये मेरा हाथ के ऊपर एक मार्कर रखा हुआ है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैंने इस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया। ये मेरा हाथ है, ये एक मार्कर है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो क्या इस पर स्ट्रेस डेवलप होगा? हाँ जी, बिल्कुल डेवलप होगा। अब ये मेरा हाथ है, ध्यान से देखना, और मैंने इस तरीके से फोर्स लगा दिया, तो क्या अब इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा? नहीं डेवलप होगा। स्ट्रेस बॉडी के अंदर तभी डेवलप होता है जब उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होता है, जब उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होता है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, आप पानी के अंदर अपना हाथ मारो या आप पानी के अंदर अपना पांव चलाते हो। हम जैसे क्या गोवा बीच में गए, हम गोवा के बीच में गए, तो हम पानी के अंदर उतरकर अपना हाथ यूं चला सकते हैं, हाथ अपना यूं चला सकते हैं। अब एक दीवार है, क्या मैं दीवार के सामने अपना हाथ ऐसे चला सकता हूं? क्या मैं दीवार के साथ अपना हाथ नहीं चला सकता? पानी क्या करता है, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो उसका मूवमेंट हो जाता है, जिस कारण पानी के अंदर इतना स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास दो सॉइल है, एक आपके पास है सैंड और एक आपके पास है क्ले। एक आपके पास है सैंड, एक आपके पास है सैंड। क्या होता है, जैसे मैं पांव मारूंगा तो मेरे को सैंड में इतना ज्यादा, अगर मैंने सैंड में पांव मारा, बचपन में हमने सब करा हुआ है, एक आपके पास सैंड का ढेर पड़ा हुआ है, सैंड जो सॉइल है वो सैंड है, उसका ढेर पड़ा हुआ है, और एक आपके पास क्ले है, क्ले का ढेर है। अब क्ले में क्या होती है, क्ले में होती है आपकी, क्ले एक दूसरे से चिपकती है। अब क्ले सॉइल में किसमें पड़ा हुआ है, क्ले एक दूसरे से क्यों चिपकती है? क्योंकि क्ले पार्टिकल्स चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, क्ले के अंदर चार्ज होता है, तो क्ले पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो जब मैं क्ले को लात मारूंगा तो क्ले पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने आपको सब सॉइल मैकेनिज्म में पढ़ाया हुआ है कि क्यों क्ले पानी के कांटेक्ट में आने से चिपक जाती है ना, हमने सब ब्रेक करके देखा हुआ है। जो चपटे चपटे क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और पानी की हेल्प से किस तरह से चिपकते हैं। तो क्ले पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बट सैंड पार्टिकल्स में क्या है, एक दूसरे से चिपकते नहीं है। तो जब मैं सैंड पार्टिकल्स पे लात मारता हूं तो सैंड पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और जैसी पोजीशन चेंज हुई उसके अंदर स्ट्रेस ज्यादा डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। क्योंकि जैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट हो गया, जैसे ही पार्टिकल्स का मूवमेंट हो गया उसके अंदर या तो बहुत कम स्ट्रेस डेवलप होगा। जैसे मैंने बताया था कि ये एक मेंबर है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, अगर ये अपनी पोजीशन से चेंज हो गया, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से देखना, ये मेरा हाथ है, इस पर एक मेंबर रखा हुआ है, मैंने फोर्स लगाया, क्या मेरे हाथ में दर्द हुआ? नहीं हुआ। अब देखना, ये एक मेंबर है, मैंने इस तरीके से इस पर फोर्स लगाया, अब देखो मेंबर क्या है, मूव नहीं हो पा रहा ना, मेंबर मूव नहीं हो पा रहा ना, तो मेंबर ने अपने अंदर स्ट्रेस डेवलप कर लिया, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया इसने रिएक्शन दी। प्लीज समझने की कोशिश करना, किसी भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप तभी होता है कि जब आप उसको डिफॉर्म, देखिए अभी मैं इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं इसका मूवमेंट भी नहीं हो रहा, तो ये अपने अंदर एक ऐसा रिएक्शन डेवलप कर रहा है जो वापस मेरे हाथ में भेज रहा है, ये वापस रिएक्शन मेरे हाथ में भेज रहा है, जिसके कारण देखो ऐसे में दर्द नहीं हुआ और ऐसे में दर्द हुआ, क्योंकि ऐसे में मूवमेंट हो गया, ऐसे में मूवमेंट हो गया, तो रिएक्शन डेवलप नहीं हुआ। और इसने मुझे, मैंने क्या करा, इस पर एक्शन, देखो मैंने इस पर एक्शन दिया बट मेरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ये रिएक्शन डेवलप नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब क्या है, ये मेरे हाथ में है, मैंने इसको डिफॉर्म करने में, इसको पिचकाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड है। अब क्या होगा कि भाई साहब ये अपने अंदर रिएक्शन डेवलप कर रहा है, तो दैट मींस स्ट्रेस कभी भी तभी डेवलप होता है जब उसके अंदर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो। अब इधर आ जाओ, अ फ्री बार ऑफ लेंथ इज यूनिफॉर्मली हीटेड फ्रॉम 0 टू टेंपरेचर इतना। फ्री बार, व्हाट इज फ्री बार? व्हाट इज फ्री बार? व्हाट इज फ्री बार? आप सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज फ्री बार? फ्री बार क्या होता है? दैट मींस वो कहीं से भी फिक्स नहीं है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, अब आपने इस पर टेम्परेचर प्रोवाइड करा तो ये एक्सपेंड होगा, अगर आपने इस पर टेम्परेचर प्रोवाइड करा तो ये फैल जाएगा। क्या हो जाएगा कि आपका फैल जाएगा। बट ध्यान से देखना, जब ये फैल जाएगा, क्या कहीं पर भी इसका आपने, देखो अब प्लीज ध्यान से देखना,
ये 3 केस बनाता हूं मैं आपके सामने। फर्स्ट ए, आपने बस एक बार को ऐसा रखा हुआ है। दूसरा, आपने इसको एक साइड से फिक्स करा हुआ है। तीसरा, आपने इसको दोनों साइड से फिक्स करा हुआ है। हमने सबसे पहले इस पर टेम्परेचर प्रोवाइड करा, हमने तीनों पर टेम्परेचर प्रोवाइड करा, तो जब इस पर टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो ना तो ये इधर से फिक्स है ना ये इधर से फिक्स है, मतलब ये इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। और जब मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं होता तो कभी भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। तो क्या होगा, जब मैं इस पर टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो ये फैल जाएगा, थोड़ा सा पतला हो गया, लंबा सा हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेन तो आ रहा है भाई, चेंज इन लेंथ तो हो गई ना। जैसे आपने किसी चीज पर टेम्परेचर प्रोवाइड करा, उसकी लेंथ बढ़ गई, फैल क्या हुआ तो पतला हो गया। तो अब क्या होगा कि आपका लेंथ बढ़ गई तो मतलब स्ट्रेन तो आ रहा है बट यहां पर स्ट्रेस नहीं आ रहा है। यहां पर आपका स्ट्रेन तो आ रहा है बट यहां पर स्ट्रेस नहीं आ रहा है। सेकंड केस, तो इस पर टेम्परेचर लगाएंगे तो देखो यहां से आगे फिक्स है, तो इस जगह से आपने इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस अब देखो जैसे हम गर्म करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो इसके अंदर स्ट्रेस भी डेवलप होता है क्योंकि आपने इसका मूवमेंट रोका हुआ है, प्लस इसमें स्ट्रेन भी आ जाता है, इसमें स्ट्रेन भी आता है। अभी दूसरा देखो, दोनों साइड से फिक्स करा हुआ है, ये फिक्स करा हुआ है, आपने टोटल का टोटल मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहां पर जब आपने फिक्स कर दिया तो स्ट्रेन नहीं आएगा क्योंकि आपने दोनों लेंथ फिक्स कर दी। प्लीज ध्यान से देखना, आपने दोनों लेंथ फिक्स कर दी, इसकी दोनों तरफ से मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये फैल ही नहीं सकता, ये फैल ही नहीं सकता। तो दैट मींस इसकी चेंज इन लेंथ कुछ नहीं होगी बट इसमें स्ट्रेस जरूर डेवलप होगा, तो कहने का मतलब क्या, पहला केस ऐसा है जिसमें स्ट्रेन डेवलप हो रहा था और स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कराया नहीं, वो जैसे ही फैल जाएगा उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। सेकंड केस क्या है कि आपने एक साइड से फिक्स करा, एक साइड से फ्री करा, तो इसमें स्ट्रेस भी डेवलप होगा और लेंथ चेंज होगी तो स्ट्रेन भी डेवलप होगा। थर्ड क्या है, आपने इसका मूवमेंट दोनों साइड से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो चेंज इन लेंथ तो होगा नहीं। अगर चेंज इन लेंथ नहीं होगा तो स्ट्रेन कहां से डेवलप होगा, तो स्ट्रेन जीरो होता है, बट अगर इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करा हुआ है तो उसके अंदर स्ट्रेस जरूर डेवलप होगा। मुझे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है पढ़ाने में, बट क्या करें, जरूरी है। अब देखो व्हाट इज फ्री बार, ये जो फर्स्ट वाला केस है ना, ये फ्री बार है। फर्स्ट वाले केस में स्ट्रेन तो डेवलप होगा, फर्स्ट वाले केस में स्ट्रेन तो डेवलप होगा, मतलब चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ क्या होता है, क्या चेंज इन लेंथ होगा फर्स्ट वाले केस में, क्या चेंज इन लेंथ होगा, एल अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं आप बोलोगे कि सर फर्स्ट वाले केस में लेंथ तो चेंज हो रही है ना, तो लेंथ का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ क्या होता है, एल ओरिजिनल लेंथ, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड टी चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूले भी अब हमारे पास आगे आएंगे, फॉर्मूलों के भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, बट फर्स्ट वाले केस में ओनली स्ट्रेन आ रहा है और स्ट्रेन की वैल्यू। अब स्ट्रेन चेंज इन लेंथ स्ट्रेन नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ स्ट्रेन नहीं होता। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखो इसमें जो चेंज इन लेंथ होगा एल अल्फा डेल टी, तो देखो डेल एल क्या है, एल अल्फा डेल टी, रखो इसको एल, ये सब डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ा के रखे हुए हैं भाई, सब ध्यान रखना, अपॉन एल। तो इसमें जो स्ट्रेन आ रहा है वो आ रहा है अल्फा इनटू डेल टी। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बन रहा है, अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये स्ट्रेन की वैल्यू है फर्स्ट वाले केस की। और क्या फर्स्ट वाले केस में मूवमेंट को रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, नहीं। अब आप क्वेश्चन में देख लो कि इसने आपसे स्ट्रेस पूछा है या स्ट्रेन पूछा है, ये आप लिख लो एक बार, लिख लो क्वेश्चन में लिख लो यार, आपके लिए जरूरी है। आप लिख लो इसको, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, शुरुआत के क्वेश्चंस में टाइम लगता है, ध्यान रखना, शुरुआत के क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, मैं टाइम पास नहीं कर सकता। फर्स्ट वाले केस में स्ट्रेन की वैल्यू है अल्फा इनटू डेल टी, बट स्ट्रेस कितना है, जीरो। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें पूछा क्या है आपसे, स्ट्रेन पूछा है स्ट्रेस पूछा है। A free bar of length L is uniformly heated to इतना, alpha is the coefficient of linear expansion and E is the modulus of elasticity, the stress। इसने आपसे स्ट्रेन नहीं पूछा, इसने आपसे स्ट्रेस पूछा है, इसने आपसे स्ट्रेन नहीं पूछा, इसने आपसे क्या पूछा है, स्ट्रेस पूछा है। अब आप खुद बता दो स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ रही है। मान लो स्ट्रेस जीरो है और स्ट्रेन कितना है, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में स्ट्रेन है अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल टी, व्हाट इज डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर, जो भी आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्ट्रेस क्या है, सी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि स्ट्रेस क्या आपका जीरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपने क्या करा, अगर मैं आपको सामने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के दिखा दूं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कुछ इस तरीके से, है ना, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आपका, ये क्या आपका यील्ड पॉइंट, दिस इज यील्ड पॉइंट। भाई यील्ड पॉइंट होता क्या है, अगर हम आपसे पूछे यील्ड पॉइंट होता क्या है, सर जहां पर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और प्लास्टिसिटी चालू हो जाती है। मैंने आपको रफ सा ग्राफ बनाया, ठीक है, अब देखो ध्यान से,
टेस्ट सैंपल इज स्ट्रेस स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट एंड देन अनलोडेड। ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, इट्स यील्ड स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कितने भी लेक्चर्स पढ़ लो, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कुछ क्वेश्चन सेशन में आपके सामने लेता हूं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप खुद ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। अगर आपको लग रहा है मैं फेल रहा हूं तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। आपने हो सकता है दुनिया भर की तैयारी कर ली हो, बट ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता है क्या? इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला? अ टेस्ट सैंपल इज स्ट्रेस स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट एंड देन अनलोडेड, इट्स यील्ड स्ट्रेंथ विल बी। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये आपको मटेरियल मिल गया, नॉर्मल आपको स्ट्रेस कर्व मिल गया। अब मान लो इसका यील्ड पॉइंट यहां पर आया, समझ में आई बात? यील्ड पॉइंट यहां पर आया। अब देखना, अब इसने क्या बोला कि समझो, और इसके बाद क्या चालू हो गई? आपकी प्लास्टिसिटी चालू हो गई। इसके बाद क्या चालू होगी? मतलब अब आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो चुका है। इसने क्या बोला? अ सैंपल इज स्ट्रेस स्लाइटली बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब बाद में। अब आपने इस सैंपल को वापस से क्या करा? यहां पर मान लो इसके यहां पर हमने क्या करा? पहले मटेरियल को हमने इतना डिफॉर्मेशन दे दिया कि उसके अंदर उसको यील्ड स्ट्रेंथ मिल गया। अब प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। देखो फेलियर यहां पर होता है मटेरियल का, यहां पर नेकिंग चालू होती है, सैंपल पतला होना चाहिए। प्लीज ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन को नहीं समझा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपने एक सैंपल लिया स्टील का, आपको उसकी यील्ड स्ट्रेंथ मिल गई, आपको यील्ड स्ट्रेंथ मिल गई। अब आपने सैंपल को उठाकर रख दिया, आपने उस सैंपल को उठाकर रख दिया भाई, उसमें जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन था, प्लीज ध्यान से देखना यार। आपने सैंपल लिया, उस पर यूनिवर्सल जो हमारी टेस्टिंग मशीन होती है यूटीएम से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उस टेस्टिंग मशीन से हमने सैंपल को, देखो क्या होता है, सैंपल कब टूटता है? इस वाले पॉइंट पर, फ्रैक्चर वाले पॉइंट पर। उससे पहले क्या होता है? सैंपल पतला होना चालू होता है और सैंपल के अंदर प्लास्टिसिटी आ जाती है। अब क्या है? आपने उस सैंपल को तोड़ा नहीं, आपने उस सैंपल को बस इतना फोर्स लगाया कि आपको जो स्ट्रेंथ मिली वो यील्ड स्ट्रेंथ मिली। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, उस पर डायरेक्ट यील्ड स्ट्रेंथ आता है। अब आपने क्या करा? मशीन बंद कर दी। अब आप उस सैंपल को आपने हटा दिया। अब आप जब उस सैंपल को वापस से आपने क्या करा? ओनली मटेरियल को तोड़ा नहीं। देखो कभी भी क्या होता है, पहले मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ मिलती है, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती है, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद मटेरियल टक करके टूट जाता है, बहुत तेज आवाज है, टक करके आवाज आती है। मैंने बहुत बार टेस्ट करा है, स्टील के टेस्ट मैंने बहुत बार करा है, क्योंकि भैया मैंने स्टील स्ट्रक्चर्स का भी कंस्ट्रक्शन कराया है, ओनली स्टील स्ट्रक्चर्स। मैंने रोड भी बनवाई है, मैंने कंक्रीट स्ट्रक्चर्स भी बनवाए, और मैंने आपका ओनली स्टील स्ट्रक्चर्स बनवाया है मैंने, ध्यान रखना। तो जब हम स्टील स्ट्रक्चर्स बनवा रहे थे तो मैं स्टील की टेस्टिंग करने गया था कि जो स्टील आप हमारे मेंबर्स में यूज करोगे, उस स्टील की जो प्लेट्स होती है, उन प्लेट्स का मैंने सारे टेस्ट कराए। मैंने कंपोजिशन टेस्ट कराया, मैंने यू बार टेस्ट कराया कि स्टील कितना बेंड हो रहा है, बहुत सारे टेस्ट कराए उसी में सारे। और मैंने ये इंपैक्ट, ये जो आपका इंपैक्ट 4P वाला, 4P वाला, ये 4P वाला भी टेस्ट मैंने कराया है, 4P टेस्ट भी मैंने कराया, और आपका ये टेंसाइल टेस्ट। अब क्या करा? पहले यील्ड स्ट्रेंथ, हम मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, पहले यील्ड स्ट्रेंथ आई, उसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ जाता है कि यील्ड स्ट्रेंथ कितना है, आपका ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है, और फाइनली सैंपल टूट जाता है। बट हमने अभी एक ऐसा सैंपल लिया, हमने सैंपल के पास यील्ड स्ट्रेंथ रखी। अब हम चाहते तो उसको कंटिन्यू करते हैं, बट हमने कंटिन्यू नहीं करा, हमने उसको सैंपल को कंटिन्यू नहीं करा। हमने क्या करा? हमने सैंपल को निकाल लिया। अब ऐसा सैंपल आपके पास है जिस पर ऑलरेडी यील्ड स्ट्रेंथ आपको मिल गया है, आपने उठाकर उसको रख दिया, फिर अब उसकी मैं कल टेस्टिंग करूंगा। अब उस सैंपल को जब मैं वापस से टेस्ट करूंगा तो उसका, अब देखो इस क्वेश्चन में वो लिखा है, a test sample is stressed slightly beyond the, आपको सैंपल का यील्ड पॉइंट मिल गया था, आपने उठाकर रख दिया, आपने सैंपल को फिर टेस्ट करा अगले दिन, तो जो आप सैंपल की यील्ड स्ट्रेंथ आएगी ना, वो भाई साहब ज्यादा आती है। अगर आपने एक सैंपल को टेस्ट करा, आपने बस उसकी यील्ड स्ट्रेंथ निकालकर उसको छोड़ दिया, उसके बाद आपने अगले दिन उसको वापस से टेस्ट करा, तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी? आपकी ज्यादा आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखना, वरना बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस मटेरियल है, उसके बाद आपने फिर उसको यील्ड स्ट्रेंथ के लिए डिटरमाइन किया, तो यील्ड स्ट्रेंथ अगले दिन क्या आएगी? आपकी ज्यादा आएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कप एंड कोन फ्रैक्चर अकर्स इन विच टाइप ऑफ मटेरियल? अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज कप एंड कोन मटेरियल, अगर मैं आपसे बोलूं कप एंड कोन मटेरियल कैसा होता है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, प्लीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं आपके सामने दो मटेरियल बना रहा हूं, एक होता है आपका
ब्रिटल जिसमें एलोंगेशन 5% से कम होता है। अब आपको पता है ब्रिटल और डक्टाइल क्या होता है, किसी मटेरियल में अगर एलोंगेशन मतलब जो इसका स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो चीज व्हाट इज स्ट्रेन, समझ रहे हो। अगर किसी भी मटेरियल में 5% से कम एलोंगेशन है, देखो लिखा ना मटेरियल्स हैविंग एलोंगेशन लेस देन 5% आर कंसीडर्ड ब्रिटल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक मटेरियल होता है ब्रिटल जिसके अंदर एलोंगेशन 5% से कम होता है ना, और एक मटेरियल होता है जिसके अंदर 5% से ज्यादा होता है, मतलब चेंज इन लेंथ अपन, देखो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ को निकालो, वो 5% से कम है या 5% से ज्यादा। अगर आपने स्ट्रेन निकाला चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, अगर वो 5% से कम है तो मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल, मतलब उसके अंदर एलोंगेशन बहुत कम है। और दूसरा मटेरियल होता है हमारे पास डक्टाइल, दूसरा मटेरियल हमारे पास होता है डक्टाइल। अब ब्रिटल मटेरियल पर हम क्या करते हैं, ब्रिटल मटेरियल पर हम टेंसाइल लोड लगाते हैं। एक सैंपल है, ये दो सैंपल आपके पास, ये इस तरीके के दो सैंपल है, ये फर्स्ट वाला सैंपल है ब्रिटल का सेम साइज, और सेकंड वाला सैंपल आपका डक्टाइल का। ध्यान से देखना, अगर मैं ब्रिटल मटेरियल पर टेंसाइल लोड लगाऊंगा, अगर मैं ब्रिटल मटेरियल पर टेंसाइल लोड लगाऊंगा तो ब्रिटल मटेरियल किस तरीके से फेल होता है। अगर हम बात करें तो ब्रिटल मटेरियल, देखो टेंसाइल लोड, तो ब्रिटल मटेरियल कुछ इस तरीके से टूट जाता है, इस तरीके से टूट जाता है। अगर मैं ब्रिटल मटेरियल पर टेंसाइल लोड लगाऊंगा तो ब्रिटल मटेरियल कुछ इस तरीके से, मतलब बीच में से टूट जाएगा वो आपका, ठीक है। अब अगर ब्रिटल मटेरियल पर मैं टॉर्जन लगाता हूं, टॉर्जन, अब अगर मैं ब्रिटल मटेरियल पर टॉर्जन टॉर्क लगाता हूं, अगर मैं ब्रिटल मटेरियल टॉर्क करता हूं इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करो, अब मैं ब्रिटल मटेरियल पर टॉर्क लगा रहा हूं, टॉर्क, इसको मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो ब्रिटल मटेरियल किस तरीके से मुड़ता है, कुछ इस तरीके से, है ना, ब्रिटल मटेरियल कुछ इस तरीके से फेल होता है। अब अगर ब्रिटल मटेरियल पर मैं कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं तो ब्रिटल मटेरियल फैलता तो है नहीं, सेम रहता है, दैट मींस जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एलोंगेशन तो कुछ होता नहीं। आप प्लीज देखो तीन के, सबसे पहले मैंने आपको बताया ब्रिटल मटेरियल क्या है। ब्रिटल मटेरियल किसको बोलते हैं, जब मटेरियल के अंदर चेंज, जो स्ट्रेन है उसका अगर वो 5% से कम है, जब मटेरियल के अंदर स्ट्रेन 5% से कम है तो उसको हम ब्रिटल बोलते हैं, और अगर मटेरियल के अंदर स्ट्रेन 5% ज्यादा है तो उसको हम डक्टाइल बोलते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल मतलब जैसे पत्थर हो गया, पत्थर ब्रिटल होता है, पत्थर क्या होता है आपका, ब्रिटल होता है। पत्थर पर अगर टेंसाइल लोड लगाओगे तो कुछ इस तरीके से टूटेगा, पत्थर पर अगर टॉर्क लगाओगे तो कुछ इस तरीके से टूटेगा। पत्थर पर अगर आप पत्थर पर जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो क्या वो फैलता है क्या, पत्थर नहीं फैलता, पत्थर सेम टू सेम रहता है, ध्यान से देखना। अब अगला मेरे पास जो मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल है आपका, डक्टाइल मटेरियल है। जब डक्टाइल मटेरियल पर मैं टेंसाइल लोड लगाऊंगा और उसको फेल करूंगा तो डक्टाइल मटेरियल इस तरीके से टूटता है, डक्टाइल मटेरियल कुछ इस तरीके से टूटता है। ये डक्टाइल मटेरियल पे, जब डक्टाइल मटेरियल पे मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया तो डक्टाइल मटेरियल कुछ इस तरीके से टूटता है। लेक्चर्स में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। तो जब आप डक्टाइल मटेरियल पर टॉर्क लगाते हो तो डक्टाइल मटेरियल इस तरीके से टूटता है, सेम इस तरीके से टूटता है। और जब मैं डक्टाइल मटेरियल पर कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं तो डक्टाइल मटेरियल फैलता है, बल्जिंग। देखो ना, डक्टाइल मटेरियल ऐसा था और जब डक्टाइल मटेरियल पर फोर्स लगाओ तो डक्टाइल मटेरियल फैलता है। ये सारे के सारे फेलियर मैं आपको फिर बताता हूं। ब्रिटल मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो इस तरीके से टूटेगा, टॉर्क लगाओगे तो इस तरीके से टूटेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो सेम रहता है, पत्थर हमेशा सेम रहता है। बट अगर डक्टाइल मटेरियल पर टेंसाइल लोड लगाओगे तो देखो वो इस तरीके से टूटता है। अब इस टाइप के फेलियर को क्या बोलते हैं, कप एंड कोन टाइप फ्रैक्चर। ये देखो ना इस तरीके टूट रहा है ना, ये इस फेलियर को हम क्या बोलते हैं, कप एंड कोन। आपको प्लीज ध्यान से देखना पड़ेगा ये लेक्चर्स, वरना बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएंगे। इस टाइप के फेलियर को बोला जाता है कप एंड कोन फ्रैक्चर। चलो आप तीनों फेलियर्स बना लो आपके फेलियर, तभी आपको आगे चीज समझ में आएगी। बना लिए होंगे आई होप आपने आया ना। अब देखो कप एंड कोन टाइप फ्रैक्चर्स अकर इन द केस ऑफ, अब देख लो कौन सा है, राउंड सैंपल ऑफ डक्टाइल मेटल्स। आप देख रहे हो राउंड सैंपल होता है, आप जब सैंपल लोगे ना डक्टाइल मेटल्स, डक्टाइल में ही कप एंड कोन फेलियर होता है, बाकी सब में देखो ये सीधा टूट गया है ना। अभी सारे सैंपल आप बना लो। कप एंड फेलियर कब होता है, जब डक्टाइल केस में टेंसाइल फोर्स लगता है। आप देखोगे तो देखो ये 45 डिग्री पर टूट गया। आपको ये भी आ सकता है कि मटेरियल 45 डिग्री पर कब टूटता है, जब ब्रिटल पर टॉर्क लगा दिया जाता है। देखो ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, यहां पर ये फैल गया, यहां पर सारे के सारे फेलियर्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल्स हैविंग एलोंगेशन लेस देन 5% आर कंसीडर्ड ब्रिटल। बिल्कुल सही बात है। जो मटेरियल होता है, देखो मैं आपके सामने दो केस लिखता हूं, एक है स्टील
जो कि 100% डक्टाइल होता है, और एक है आपके पास कोई भी स्टोन ले लो, स्टोन ब्रिटल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एलोंगेशन होता है वो 5%, जो इसका स्ट्रेन होगा वो 5% से कम आता है। जब हम स्टील की बात करते हैं, जब मैं अगर स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करता हूं, तो स्टील में क्या आता है, एक तो यील्ड स्ट्रेस आता है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी में एंटर, जो स्टील होता है वो आपका इलास्टिक जोन से प्लास्टिक जोन में एंटर करता है। स्टोन में कोई यील्ड स्ट्रेस नहीं होता, और यील्ड स्ट्रेस के बाद हमें क्या मिलता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। अगर मैं स्टोन की बात करूं तो इस पर कभी भी यील्ड स्ट्रेस नहीं होता, हमेशा क्या होता है, ओनली अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब इसके बाद वो टूट जाएगा। अल्टीमेट स्ट्रेस देगा मतलब जो मैक्सिमम फोर्स है वो झेलेगा, उसके बाद स्टोन टूट जाएगा। स्टोन जो है वो आपका ब्रिटल है, स्टोन क्या आपका ब्रिटल है, और आपका स्टील क्या है, डक्टाइल है। स्टोन क्या है, ब्रिटल है, और स्टील क्या डक्टाइल है। अब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, देखो होता क्या है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा भी आपका लगेगा, हमेशा स्टील का जब भी, जैसे मैं जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जैसे मान लो मैंने आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया, तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है वो हमेशा किस पर लगता है, डक्टाइल केस में यील्ड स्ट्रेस पर। कोई भी डक्टाइल मटेरियल होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा किस पर लगेगा, यील्ड स्ट्रेस पर, और कोई भी ब्रिटल मटेरियल होता है उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस पर लगता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पर। इजी सा क्वेश्चन है। उन्होंने ये पूछा है कि अगर, कहने का मतलब ये है कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें हम जो हमेशा स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं फॉर द डिजाइनिंग, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लोड्स, वो हमेशा यील्ड स्ट्रेस होता है, और स्टोन में कौन सा होता है आपका, अल्टीमेट स्ट्रेस, क्योंकि ब्रिटल में यील्ड स्ट्रेस नहीं होता, उसमें हमेशा कौन सा होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। आंसर है अल्टीमेट स्ट्रेस। आपको करेंगे शाम को, शाम को मैं ट्रांसपोर्टेशन लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे पैरेलल चल रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।